हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन योर चैनल नंदू भैया फिजिक्स वाले। मेरे बच्चों, आज हम लोग 11th क्लास का ग्रेविटेशन वाला चैप्टर करेंगे और इस चैप्टर में जो भी बेसिक कंसेप्ट है वो सारे के सारे कंसेप्ट मैं आपको बहुत इजी वे में बताने वाला हूं। उसके साथ साथ इसमें जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे, हम न्यूमेरिकल्स को भी साथ के साथ अप्लाई करेंगे, जिससे आप अपने मिशन नीट या फिर आईआईटी जेई का जो फाउंडेशन कर रहे हैं वो फाउंडेशन आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर हो। तो आपको करना क्या है, आपको इस लेक्चर को प्रॉपर तरीके से देखना है। हमारा जो ग्रेविटेशन का लेक्चर होगा ये वन शॉट में नहीं है, ये लेक्चर पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये इस वजह से किया गया है क्योंकि आपको एक एक पार्ट में जो पॉसिबल न्यूमेरिकल्स थे वो भी साथ के साथ कराए गए हैं। तो आज हम लोग ग्रेविटेशन के पार्ट 1 का वीडियो लेकर आए हैं और आप अपने पेन और कॉपी को लेकर जल्दी से रेडी हो जाइए। और हां, चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्यारा सा एक कमेंट छोड़िए, जिससे मैं ग्रेविटेशन की नेक्स्ट वीडियो को बहुत जल्दी आपके सामने अपलोड करूं। सो प्लीज आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन। चलो तो मेरे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्रेविटेशन। मेरे भाई, जब ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला कंसेप्ट आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि यार ये ग्रेविटेशन का मतलब क्या है। जब आप 11th क्लास में आए तो आपको फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ाया गया। फंडामेंटल फोर्स सभी ने पढ़ा होगा भाई कि हमारे नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, जिसमें सबसे वीकेस्ट जो था वो ग्रेविटेशनल फोर्स बताया गया। जो सबसे वीकेस्ट फोर्स था वो ग्रेविटेशनल फोर्स बताया गया। इट मींस वहां पर ओनली इंट्रोडक्शन कराया गया होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब जब हम बात करेंगे भाई ग्रेविटेशन की, तो 9th क्लास में भी सभी ने ग्रेविटेशन पढ़ा है यार। एक्चुअल में ग्रेविटेशन का मतलब क्या है? अगर हम ग्रेविटेशन के मतलब को समझने की कोशिश करें तो इस यूनिवर्स में कोई भी एक बॉडी जिसका मास एग्जिस्ट करता है, इस यूनिवर्स में कोई भी बॉडी जिसका मास एग्जिस्ट करता है, वो किसी दूसरे बॉडी पर जिसका अगेन मास एग्जिस्ट कर रहा है हमेशा एक फोर्स लगाएगा। और वो फोर्स क्या होगा? अट्रैक्शन का फोर्स होगा। दैट इज ग्रेविटेशन। इट मींस यूनिवर्स में अगर हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, जैसे ये एक बॉडी है यूनिवर्स में जिसका मास है m1, और एक दूसरी बॉडी है यूनिवर्स में जिसका मास है m2। अब ये दोनों एक दूसरे पर अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे, इसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। बच्चों, ये जो पूरा हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम ये ग्रेविटेशन पर बेस्ड है भाई। मेरे सन जो है वो सेंटर में और प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड। इसके लिए हम कैपलर्स लॉ पढ़ेंगे लास्ट में, बट मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि जो पूरा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स और सन, प्लैनेट और सन के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, जिससे वो अपनी ऑर्बिट में स्टेबल है। क्योंकि आपको पता है, आप मेरे बच्चे सेंट्रिपिटल फोर्स पढ़कर आए हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो सर्कल में मूव करने के लिए उसको एक सेंट्रिपिटल फोर्स की जरूरत होती है। अब क्या है कि जैसे मानो ये कोई बॉडी है और ये इस सर्कल में मूव कर रही है, तो मेरे बच्चे अगर हम प्लैनेट्स का केस लेते हैं तो प्लैनेट के केस में सभी प्लैनेट हालांकि इलिप्टिकल ऑर्बिट में है, बट हम लोग इसको सर्कुलर मान लें तो ये हमारा प्लैनेट हो जाएगा और यहां पर सन। इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और यही ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या प्रोवाइड करेगा मेरे बच्चा? सेंट्रिपिटल फोर्स। ठीक है। इसी तरीके से मेरे बच्चे आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। तो भाई इस इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन के लिए भी फोर्स की जरूरत पड़ती होगी ना, बिना सेंट्रिपिटल के कुछ नहीं होना मेरे भाई।
अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्लिक करना चाहिए कि यार सेंट्रीपिटल कहां से मिल रहा है। तो अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो इसको जो मेरे बच्चा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो कहां से मिल रहा होगा? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से, जिसे हम लोग क्लास 12th में पढ़ते हैं। इट मीन्स अगर हम देखें तो कोई भी दो बॉडी यूनिवर्स में है तो वो एक दूसरे पर क्या करेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को हमें पढ़ना है। इसी तरीके से अगर और समझे तो जैसे टाइड्स का फॉर्मेशन है मेरे बच्चा, जो टाइड्स बनते हैं उसके पीछे भी जो रीजन है वो ग्रेविटेशन है। तो बात यह चल रही है कि ग्रेविटेशन आखिर में है क्या मेरे बच्चा? कोई भी बॉडी जिसका मास एग्जिस्ट करता है वो किसी भी दूसरे बॉडी पर जिसका अगेन मास एग्जिस्ट करता है उस पर एक फोर्स लगाता है, जिस फोर्स को मैं बोल रहा हूं ग्रेविटेशन। तो फिर आपके दिमाग में क्लिक करेगा यार अगर ग्रेविटेशन ये है तो फिर ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी का मतलब क्या है भाई? अगर ग्रेविटेशन हम इसको बोल रहे हैं तो ग्रेविटी क्या है? अब मेरे बच्चे अगर मैं बात करूं ग्रेविटी के लिए तो जैसे हम अर्थ की ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो मैंने यार दो बॉडी बोली ना, एक M1 बोला और एक आपसे मैंने M2 बोला, यही बोला ना मेरे बच्चे? अरे यार दो बॉडी है जिनका मास M1 M2 है, दोनों एक दूसरे पर ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहे हैं। अब मैंने ये बोला आपसे कि मैंने M1 को फिक्स कर दिया। क्या बोला मैंने? M1 को फिक्स कर दिया। M1 को फिक्स का मतलब मैंने बोल दिया यार M1 मेरा अर्थ है, M1 जो है ना अर्थ है, ये मैंने फिक्स कर दिया कि एक बॉडी मेरा अर्थ है और दूसरी बॉडी कोई भी हो सकती है। तो अर्थ जो इस बॉडी पर फोर्स लगाएगी दैट इज ग्रेविटी ऑफ अर्थ। बात समझ में आ रही होगी? हम पर जो अर्थ फोर्स लगाती है दैट इज ग्रेविटी। इट मीन्स जो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन दो मास के बीच में लगता है और अगर उस दो मास में से एक मास अर्थ का हुआ तो वो अर्थ की ग्रेविटी कहलाएगी, और अगर मानो मून हुआ तो मून की ग्रेविटी कहलाएगी। जो भी बॉडी है उसकी वो ग्रेविटी कहलाएगी। फिलहाल हमें अर्थ के फेवर में पढ़ना है। तो मेरे बच्चा अगर दोनों बॉडी में से एक बॉडी आपकी अर्थ है तो अर्थ की ग्रेविटी कहलाएगी। वो जो फोर्स लगाएगा अर्थ किसी भी दूसरे बॉडी पर उसको हम अर्थ की ग्रेविटी बोलेंगे। तो भाई ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए। क्या होता है यार ग्रेविटेशन? जल्दी बताओ क्या होता है ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन का मतलब होता है मेरे बच्चा कि कोई भी दो मास यूनिवर्स में किसी डिस्टेंस से सेपरेट हैं तो यार दोनों ही एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे और उन्हीं फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन। तो मेरे बच्चा ग्रेविटी क्या है फिर? यार अगर उन दोनों मास में से एक बॉडी अर्थ है तो वो अर्थ की ग्रेविटी कहलाएगी। अगर दोनों मास में से एक मास मून का है तो वो मून की ग्रेविटी कहलाएगी। इट मीन्स ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी इज अ स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अब जब हम बात बार बार कर रहे हैं यार कि ग्रेविटेशन फोर्स, तो मिस्टर न्यूटन ने इसके लिए अपना लॉ दिया जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और आइए मैं उसी लॉ की तरफ चल रहा हूं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरफ। तो मेरे बच्चा समझना, नोट डाउन भी करते रहना भाई, नोट डाउन भी करते रहना। जो नोट्स आपको बताए जाएंगे इसको आप लोग प्लीज नोट डाउन भी करते रहना। नोट्स के लिए आपको मैं अलग से स्लाइड शेयर कर दूंगा, जैसे कि मैंने ये मेरे पास एक स्लाइड है नोट्स के लिए, आप यहां से भाई मेरे नोट डाउन कर सकते हैं। मैं अभी आपको ये शेयर कर दूंगा तो आप यहां से भी नोट डाउन कर सकते हैं। बट पहले आप समझने की कोशिश करिए कि एग्जैक्ट ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता क्या है। अभी हमने देखा कि यार यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी हैं जिसका मास M1 और M2 है तो वो दोनों एक दूसरे पर क्या करती हैं? फोर्स लगाती हैं। क्या बोला मैंने? क्या बोला भाई? कि यूनिवर्स में अगर कोई भी दो बॉडी है जिसका मास M1 और M2 है तो वो इस यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। अब मेरे भाई जब वो दोनों फोर्स लगाएंगे M1 और M2 तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, यही हमें देखना है। आओ समझते हैं। देखो भाई मैंने बोला मेरे पास एक M1 मास है और एक M2 मास है। एक मास मेरे पास भाई M1 है और दूसरा मास मेरे पास M2 है और दोनों ही मास इस यूनिवर्स में स्मॉल r डिस्टेंस से सेपरेट हैं, स्मॉल r डिस्टेंस से सेपरेट हैं। M1 M2 दो बॉडी जिनका मास
M1 और M2 है, और R दोनों के बीच का मेरे बच्चा सेपरेशन है। दोनों एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है भाई, कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, समझना भाई मैं क्या समझा रहा हूं अभी आपको, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो ये जो मैग्नीट्यूड होगा एफ का ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर के ऊपर मैंने मॉड लगाया है, इसका मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मींस, मैग्नीट्यूड का मतलब पहले भी बता रखा है मैंने, क्या होता है भाई? मैग्नीट्यूड मींस किसी क्वांटिटी की न्यूमेरिक वैल्यू। इट मींस ओनली हम इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि ये दोनों बॉडी एक दूसरे पर कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। क्या बोला मैंने? कितने न्यूटन का। क्या बोला? कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ये जो कितने न्यूटन का है ना, दैट इज मैग्नीट्यूड, दैट इज मैग्नीट्यूड। तो इसी मैग्नीट्यूड को हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। बाद में हम देखेंगे डायरेक्शन को, बिकॉज यार फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है भाई। तो जो वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होगा और वेक्टर की डायरेक्शन भी होगी। तो अभी जो हम इंटरेस्टेड हैं वो मैग्नीट्यूड में है। तो यूनिवर्स में अगर कोई भी दो मास M1 M2 R डिस्टेंस से सेपरेट है तो वो दोनों ही एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, दिस मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द मास। प्रोडक्ट ऑफ बोथ द मास। क्या बोला मैंने भाई? क्या बोला? दोनों मास का प्रोडक्ट M1 इंटू M2। ध्यान से समझना है, M1 इंटू M2 दोनों मास का प्रोडक्ट। इट मींस यार जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। बिल्कुल सही। दूसरी बात भाई मेरे क्या बोलती है? दूसरी बात क्या बोलते हैं न्यूटन थ्योरी? भाई ये जो दोनों मास है ना M1 M2, जिस डिस्टेंस से सेपरेट हैं, भैया फिलहाल तो R से सेपरेट है, कुछ भी हो सकता है यार R, दोनों ही बॉडी के बीच की डिस्टेंस यूनिवर्स में तो कुछ भी हो सकती है। तो ये जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड दोनों के बीच का जो सेपरेशन है इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है भाई? स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मेरे बच्चा आप इन दोनों को कंबाइन करो। जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो कंबाइन करने पर हमें कितना मिलेगा भाई? अगर हम कंबाइन करते हैं तो प्लीज आप समझने की कोशिश करिए कि कंबाइन करने पर एग्जैक्ट आपको क्या मिलने वाला है। कंबाइन करने पर एग्जैक्ट आपको एफ का जो मैग्नीट्यूड होगा, दैट इज, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेते हैं, एफ का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। अब यार आपको हमेशा बताया जाता है कि जब भी हम यार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो भी कुछ है उसका जब हम लोग साइन हटाते हैं तो यार एक कांस्टेंट आता है, और इसी की तरह यहां भी एक कांस्टेंट है कैपिटल जी। इसकी क्लास में बड़े प्यार से लगाने वाला हूं आज कि कैपिटल जी क्या होता है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। फिलहाल दो बॉडी अगर किसी डिस्टेंस से सेपरेट हैं तो इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा मेरे बच्चा, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आ चुका है, F इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। और ओनली ये मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ यार कि जितना ज्यादा मास होगा यार उतना ही ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स, और जितने ज्यादा वो दूर रखे होंगे फोर्स उतना ही कम। क्या बोला मैंने यार? जितनी ज्यादा डिस्टेंस फोर्स उतना ही कम। अरे मेरे भैया R स्क्वायर के ये इनवर्सली है, R जब इंक्रीज करेगा तो मेरे भाई F डिक्रीज करेगा, हाँ या ना? करेगा ना? बच्चा बच्चा जानता है यार, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो अगर मेरा R इंक्रीज कर रहा है तो F की वैल्यू क्या करेगी भाई? F की वैल्यू डिक्रीज करेगी। अच्छा, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर आ रहा है G, कैपिटल G। क्या बोलते हैं भैया इसको? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है मेरे बच्चा? क्या है इसका नाम? यूनिवर्सल। क्या नाम बोल रहा हूं मैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्यों बोला भैया मैंने यूनिवर्सल, क्यों बोल रहा हूं यार? अभी मैं इसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको क्यों बोला गया। सो फाइनली आप लोगों ने यह देखा कि कोई भी दो मास अगर किसी डिस्टेंस से सेपरेट हैं तो वो एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएंगे? F इक्वल टू जी M1 M2 बाई R स्क्वायर। अगर आपको नोट्स कॉपी करना है
तो मेरे बच्चे वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसको कॉपी कर सकते हैं, और कॉपी करके आपका जो परफेक्ट नोट्स है, देखो नोट्स यार अपने आप बनाने चाहिए। नोट्स जो है ना किसी का कॉपी नहीं करना चाहिए, आपको अपने हाथ से लिखना चाहिए भाई। हम लोग क्या करते हैं कि कहीं से अरेंज हो जाए हमारा, अरे यार अरेंज क्या क्या करोगे मेरे भाई, अपने आप पढ़ने की कोशिश करो। जो बता रहा है टीचर उसके कंसेप्ट को पकड़ो, और जब वो कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो अपने शब्दों में बयां करो, दैट इज नोट्स। ये मेरे नोट्स हैं, आप जब बनाएंगे अपने हिसाब से तो आपके नोट्स होंगे, वो आपको जल्दी याद होंगे मेरे भाई, ठीक है। आइए, तो हमने ये देखा कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे बच्चा F इक्वल टू G m1m2 बाई आर स्क्वायर। अब इसमें भाई मेरे G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। सबसे पहले तो आप ये समझिए जरा, हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को समझ लेते हैं। G एक कांस्टेंट है, G जो है कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट के साथ भी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि कैपिटल G की वैल्यू इस पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, क्या बोला मैंने, क्या बोला, कहीं भी चले जाओ, इस पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, कैपिटल G की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट होती है। दैट्स वाई इसको बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बात आ गई होगी समझ में, यार तेरा मन जहां करे ना तू वहां चला जा, कैपिटल G की वैल्यू सेम रहेगी। बहुत सारे कांस्टेंट ऐसे होते हैं जो अलग अलग पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं और वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन कैपिटल G के साथ ऐसा कुछ नहीं है। कैपिटल G जो है मेरे बच्चा, कैपिटल G क्या है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब इसकी वैल्यू हर जगह कांस्टेंट रहेगी। भाई मेरे ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मींस ओनली, हमें यार मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है हम लोग। अगर मैं कैपिटल G की बात करूं इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा G इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। इस तरीके से कर सकते हो। अभी मैं इसका डायमेंशन निकालना बता दूंगा भाई। अच्छा, कैपिटल G फिर से मैंने बोला कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। बॉडी का क्या शेप है, बॉडी का क्या साइज है, कितना मास है, कितना सेपरेशन है, इससे कोई लेना देना नहीं है कैपिटल G का। कैपिटल G क्या है, परफेक्ट एक कांस्टेंट है भाई, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एक क्वेश्चन आता है कि आपसे ये पूछा जाता है कैपिटल G का यूनिट एंड डायमेंशन। ये आप स्टार्टिंग में जब आए होंगे 11th क्लास में तो आपसे बोला गया होगा कि कैपिटल G का यूनिट एंड डायमेंशन बताओ भाई। तो G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये मैंने फॉर्मूला बताया आपको भाई कि कोई भी दो बॉडी यूनिवर्स में जिनका मास m1 और m2 है, m1 m2 किसी डिस्टेंस r से सेपरेट हैं, तो दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएंगी उसके लिए इस तरीके से फॉर्मूला आया। अब भाई मैं G की बात करूं तो G इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब देखो इसकी यूनिट क्या होगी यार, यूनिट बड़े सिंपल तरीके से निकालते हैं। G की यूनिट निकालनी है F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। भाई मेरे F की यूनिट क्या है, न्यूटन। F की यूनिट न्यूटन है, R की क्या है, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर अपॉन मास की क्या हो जाएगी भाई, किलोग्राम स्क्वायर, क्योंकि m1 m2 है। तो ये इसका यूनिट बन गया यार mks। अच्छा, अगर आप डायमेंशन निकालना चाहेंगे भाई तो फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2, यही होता है। r डिस्टेंस है तो इसका L2 होगा, और मेरे बच्चा मास का हो जाएगा m2। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो m का कितना हो गया, -1, क्योंकि यहां पर m का 2 है, m का 1 है। l का कितना हो गया भाई, 3 हो गया, l का प्लस में, और t का -2। दैट इज डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया भाई, अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी दो बॉडी अगर इस यूनिवर्स में है जिसका मास m1 और m2 है और वो किसी डिस्टेंस r से सेपरेट है, तो मेरे बच्चा कितना फोर्स लगेगा, F इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, यही फोर्स लगेगा भाई। और इसमें कैपिटल G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यूनिट डायमेंशन ये परफेक्ट आपको आना चाहिए। कैपिटल G जो होता है बॉडी के शेप साइज पर डिपेंड नहीं करता है, बॉडी का
किस मीडियम में रखा जाना है इस बात से भी कोई लेना देना नहीं है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो जी जो है, जी आप दो बॉडी हैं, दोनों बॉडी पॉइंट हैं या बड़ी हैं, पॉइंट है या बड़ी है, बड़ी मतलब सन मून अर्थ, कोई लेना देना नहीं है यार। छोटे से दो इलेक्ट्रॉन के बीच में कैलकुलेट कर लो ग्रेविटेशनल फोर्स, तब भी जी उतना ही होगा यार। सन और अर्थ के बीच में कैलकुलेट कर लो तब भी उतना ही होगा भाई, जी चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमने देखा भाई, इसमें अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन की क्लास में अभी लगाऊंगा थोड़ी देर में, बट पहले अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो भाई मेरे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका मैं मैग्नीट्यूड आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा कुछ क्वेश्चन से। देखो भाई, अगर हम बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स, मैंने आपको बताया, समझना जरा इसी कंसेप्ट को यूज करके फिर हमें यह क्वेश्चन करना है। मैंने बोला ग्रेविटेशनल फोर्स आया F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब मेरे बच्चा ये जो m1 और m2 है ना, ये पॉइंट मास होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ये पॉइंट मास। पॉइंट मास के लिए ही कैलकुलेट करेंगे हम लोग। अब यार ये नई वाला क्या आ गई यार, पॉइंट मास क्या हुआ? ये पॉइंट मास का मतलब क्या हुआ? अभी इस क्वेश्चन को करेंगे, पहले हम लोग पॉइंट मास को समझते हैं कि यार पॉइंट मास का क्या मतलब है। पॉइंट मास का कंसेप्ट जो होता है मेरे बच्चे, समझो, ये रिलेटिव कंसेप्ट है। जैसे कि मैंने ये बोला कि एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इसकी रेडियस है, समझना सही से, इसकी रेडियस है 0.01 सेंटीमीटर, ये इसकी रेडियस बहुत छोटा है। एक दूसरी बॉडी है, इसकी रेडियस 0.02 सेंटीमीटर है, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है ये 1000 सेंटीमीटर है। 1000 सेंटीमीटर। यार एक बात बताओ, ये जो 0.01 सेंटीमीटर है, ये जो 0.02 सेंटीमीटर है, 1000 के रेस्पेक्ट में कुछ भी नहीं है, खेल खत्म है इसका। 0.02 कुछ नहीं है भैया 1000 के बराबर में। इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों ही बॉडी एज अ पॉइंट मास कंसीडर की जाएंगी। दोनों ही बॉडी ये पॉइंट मास कंसीडर की जाएंगी। मतलब बॉडी का अपना साइज, बॉडी का अपना साइज जो होगा, बॉडी का जो अपना साइज होगा मेरे बच्चे, अपना साइज, इसका अपना साइज जो होगा बॉडी का, ये अपना साइज मेरे बच्चे, जो इनके बीच का सेपरेशन है उसके रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, कुछ भी नहीं है। ये क्या है भैया मेरे? सेपरेशन है। सेपरेशन है, समझने की कोशिश करें यार, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। जो सेपरेशन है आपका, सेपरेशन दोनों बॉडी के बीच का, अगर ये मच ग्रेटर देन है किससे? साइज ऑफ बॉडी से, साइज ऑफ बॉडी से, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? ये दोनों ही बॉडी हमारी पॉइंट मास है। बात आ गई समझ में? अब दूसरा कंसेप्ट क्या होता है भाई, जब हम पॉइंट मास की बात करेंगे तो एक तो ये आया। अब मान लो मेरे बच्चा कि अगर हमारे पास बॉडी जो है, हमारे पास क्या है भाई, जो बॉडी है उसका अपना एक रेडियस है, अपना एक रेडियस है। जैसे यार ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, और इसका रेडियस है कितना बोले तो, चलो बहुत बड़ी बॉडी ले लेते हैं यार, 10 किलोमीटर ले लेते हैं, 10 किलोमीटर, इसका मास m1। दूसरी बॉडी है यार, इसका भी रेडियस है, इसका रेडियस यार 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर रेडियस की बात कर रहा हूं, और किलोमीटर में दोनों के बीच का जो सेपरेशन है मेरे बच्चा, दोनों के बीच का सेपरेशन है 100 किलोमीटर। अब मेरे भाई आप ये 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे? आप जो डिस्टेंस लेंगे वो सेंटर टू सेंटर लेंगे। मतलब ये हुआ इसका मेरे बच्चे कि अब जो डिस्टेंस लिया जाएगा, ये डिस्टेंस आपका सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर मींस जैसे ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है, तो जो डिस्टेंस ली जाएगी वो ये ली जाएगी डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर। क्योंकि यह एज्यूम किया जाता है कि किसी भी बॉडी का जो यूनिफॉर्म बॉडी है उसका मास उसके सेंटर पर कंसंट्रेट कर रहा है। तो जब सेंटर पर कंसंट्रेट कर रहा है तो मुझे दोनों मास के बीच की डिस्टेंस चाहिए ना भाई।
और मास कहां पर है यार, इनके सेंटर पर है मास। तो सेंटर से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 100 ये है, 10 ये है और 15 ये है, 125 हो जाएगी भाई। कैसे डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है समझने की कोशिश करो कि किसी भी दो मास के बीच में हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई। जब बॉडी का साइज बहुत ज्यादा होगा तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप ये एज्यूम करके चलेंगे कि जो मास है वो मास सेंटर पर कंसंट्रेट कर रहा है, और जब सेंटर पर कंसंट्रेट कर रहा है तो आप हमेशा क्या करेंगे भाई, हमेशा आप जो डिस्टेंस लेंगे वो सेंटर टू सेंटर कंसीडर करेंगे। ठीक है, बात आ गई समझ में। चलिए, जब बात आ गई समझ में तो फिर ये जो क्वेश्चन है यार, इसको ट्राई कर लेते हैं। आइए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं भाई। देखो, आपको मैं टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होता चले, और अगर कोई नया क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से अप्लाई कर लें भाई। फिजिक्स का यही एक रूल है। आप सोचेंगे मैं 10 क्वेश्चन करा दूं और उसी में से एग्जाम में आ जाए, यार ये पॉसिबल नहीं होता है। मैं आपको कंसेप्ट कराऊंगा, कंसेप्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन पर। ठीक है, आइए प्लीज देखो भाई, इसमें क्या बोला गया है, 2 स्फेरिकल बॉल ऑफ मास 10 किलोग्राम ईच। भैया 2 स्फेरिकल बॉल हैं और दोनों का मास कितना है, 10 किलोग्राम। ईच आर प्लेस्ड 100 मीटर अपार्ट। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। भैया दोनों के बीच में क्या बताना है आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। साइज की बात बिल्कुल नहीं की गई है, इसका मतलब यह हुआ इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कितना कंसीडर किया जाएगा। भाई आपके पास क्या है, 2 बॉल हैं, 2 बॉल हैं, M1 इज 10 kg एंड दूसरी बॉल है M2 अगेन 10 kg, और दोनों 100 मीटर की डिस्टेंस से सेपरेट हैं भाई। 100 मीटर की डिस्टेंस से सेपरेट है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। F की वैल्यू हो जाएगी G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। इट मीन्स 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, M1 M2 10 इंटू 10 अपॉन R स्क्वायर 100 इंटू 100। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो भी आंसर आएगा वो कंसीडर किया जा सकता है। अभी हम ओनली मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हैं भाई। किस में इंटरेस्टेड है, मैग्नीट्यूड में। डायरेक्शन की तो बात अभी हम लोगों ने की ही नहीं है। जब डायरेक्शन की बात करेंगे तो वेक्टर का खेल स्टार्ट हो जाएगा। क्या बोला यार, वेक्टर। भाई मेरे वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है यार। वेक्टर के लेक्चर मैंने डाल रखे हैं, आप जाइए और उन सभी लेक्चरों को देखिए यार, क्योंकि वेक्टर की अगर समझ नहीं होगी ना यार तो हर जगह समस्या है। जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे वहां भी समस्या थी वेक्टर को लेकर, ग्रेविटेशनल पढ़ रहे हैं यहां भी वेक्टर आ गया। मेरे बच्चा वेक्टर जो है ना फिजिक्स के साथ साथ चलता है, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटी ऐसी हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो अगर मेरे बच्चा उसको तू सॉल्व करना चाहता है तो तेरे को वेक्टर की समझ होनी चाहिए। तो जल्दी से फटाफट जा और वेक्टर को पढ़। अब भाई अगर हम चलें, मैग्नीट्यूड हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। एक और क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, देखो भाई ये जो क्वेश्चन है समझना आप। 2 सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम साइज of a certain metal are placed in contact with each other। अरे भैया ये डायग्राम दिख रहा है, दोनों को मैंने किस में रखा हुआ है यार, कांटेक्ट में रखा हुआ है। दोनों कैसे हैं मेरे बच्चे, दोनों जो हैं इसमें वो सॉलिड हैं, और दोनों को हम लोगों ने किस में रखा हुआ है, दोनों को हम लोगों ने कांटेक्ट में रखा हुआ है। तो अगर हम बात करें, हमारे पास जो दोनों बॉल हैं वो किस तरीके से रखी गई हैं भैया, किस तरीके से रखी गई हैं। अगर हम बात करें तो दोनों को कांटेक्ट में रखा गया है। तो जब कांटेक्ट में रखा गया है तो अगर हम बात करें, देखो इधर ये और ये, इसकी रेडियस R है और मेरे बच्चा इसकी रेडियस भी R है। तो आप मुझे ये बताओ, इसका सेंटर यहां है और इसका सेंटर यहां है। तो यार जब मैं डिस्टेंस लूंगा तो कहां से कंसीडर करूंगा, अभी बताया था मैंने, सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर। अब देखो क्या कह रहा है, प्रूव दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ देयर रेडियस। भैया जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना F, ये क्या है, इन दोनों के रेडियस के 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यार कितना मजेदार क्वेश्चन है भाई,
दो सॉलिड स्फेयर, दोनों की रेडियस r, दोनों आइडेंटिकल, दोनों को कहां रख दिया भैया मैंने, कांटेक्ट में। आपको प्रूफ करना है कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 4। मजा आ जाएगा भाई क्वेश्चन में करके। आओ जरा करते हैं इसको सॉल्व। देखो भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर मैं बात करूं तो दोनों ही आइडेंटिकल हैं, दोनों ही आइडेंटिकल है। तो पहले तो आप ये देखिए भाई, F इक्वल टू फॉर्मूला होगा G m1 m2 अपॉन डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की, 2r। सो 2r का स्क्वायर हो गया। 2r कैसे आया भाई, रेडियस रेडियस सेंटर टू सेंटर कैलकुलेट करेंगे। अब मेरे बच्चा जब तूने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, अब तेरे को मास तो गिवन नहीं है, लेकिन दोनों क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। अब एक कंसेप्ट होता है मास, मास डेंसिटी और वॉल्यूम में। तो डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है भाई, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्या बोला मैंने, क्या बोला भाई, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अरे भाई ये फॉर्मूला याद होना चाहिए यार, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और आइडेंटिकल बॉडी की डेंसिटी सेम होती है। क्या बोला, आइडेंटिकल बॉडी की डेंसिटी सेम होती है। दोनों बॉडी आइडेंटिकल हैं, दोनों की डेंसिटी सेम होगी। और जब दोनों की डेंसिटी सेम होगी मेरे बच्चा, तो मैं मास निकाल सकता हूं दोनों का। मास m1 इक्वल टू, डेंसिटी को रो से लिखूंगा, वॉल्यूम को v1 से लिखूंगा। तो इधर देखिए डेंसिटी रो, वॉल्यूम स्फेरिकल है, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। मेरे बच्चा जितना m1 मास आया उतना ही m2 आएगा यार, क्योंकि रेडियस सेम है, सब कुछ सेम है यार। तो आप देखिए भाई, सॉल्व करते हैं इसको, हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा g m स्क्वायर। क्यों हो गया भाई m स्क्वायर, क्योंकि m1 m2 सेम है, अपॉन 4r स्क्वायर। आओ मेरे बच्चा, हमें चाहिए ये आंसर रेडियस के फॉर्म में। तो भाई मेरे m की जगह कितना चिपकाऊंगा मैं अब, g/4r स्क्वायर, और m की जगह देखो वहां से रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो g/4r स्क्वायर इंटू, देखो भाई ये हो जाएगा रो स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे बच्चा कितना, 16 पाई स्क्वायर अपॉन 9, 16 पाई स्क्वायर अपॉन 9। और मेरे बच्चा ये r की पावर 6 हो जाएगा, r की पावर 6। अब देखो भाई, इसमें g कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, 16 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, 9 कांस्टेंट। r स्क्वायर से ये यहां कैंसिल होगा और 4 बचेगा। इसका मतलब अगर मैं देखूं इस फॉर्मूले में, तो ओनली सभी टर्म कांस्टेंट हैं, बस एक रेडियस आ रही है। ये कितना हो गया, कांस्टेंट है सभी टर्म कांस्टेंट इनटू r की पावर 4। इट मींस f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 4। यही इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। तो अगर कोई भी दो सॉलिड, भाई क्या बोला मैंने, दो सॉलिड स्फीयर दोनों आपस में कांटेक्ट में है, आइडेंटिकल हैं, तो दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो रेडियस की 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये बात मैंने यहां से क्लियर कर दी भाई, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक दो प्रॉब्लम और कराता हूं अभी मैं, कि एग्जैक्ट क्या आप लोग कर सकते हैं इसमें। देखो चलो भैया इसको समझते हैं, आओ जरा। 2 पार्टिकल ऑफ मास 1 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 50 सेंटीमीटर, assuming that only force acting on the particle are their mutual gravitation। भैया ये क्या होता है इसको मैं अभी बताता हूं। फाइंड इनिशियल एक्सीलरेशन ऑफ हैवी पार्टिकल। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, पहले तो आप म्यूचुअल फोर्स समझिए जरा। म्यूचुअल फोर्स का मतलब क्या होता है, एक बॉडी ए है, दूसरी बॉडी बी है, ए ने बी पर फोर्स लगाया F, तो बी भी ए पर फोर्स लगाएगी F। ध्यान से समझना, ए ने अगर बी पर कितना फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, तो भैया ये जो बी है ना, बी भी ए पर 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगी। इसी को बोलते हैं म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब दोनों ने इक्वल फोर्स लगाया, उसके साथ साथ डायरेक्शन अपोजिट होगी, बट डायरेक्शन पर मैं अभी नहीं जा रहा हूं। तो मेरे पास यार दो पार्टिकल हैं, एक का मास 1 kg है और दूसरे का मास मेरे बच्चा 2 kg है। दोनों कितने की डिस्टेंस से सेपरेट है यार, पार्टिकल है ये 50 सेंटीमीटर से सेपरेट है। ध्यान देना, सेंटीमीटर क्या आ गया, ये सेंटीमीटर, और मास किसमें है भाई, किलोग्राम में। बात नहीं बनने वाली है, सेंटीमीटर को किसमें करना पड़ेगा, पहले मीटर में करना पड़ेगा।
यूनिट का विशेष ध्यान देंगे, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। भाई मेरे ये सेंटीमीटर में है, मास मेरा किलोग्राम में है, तो सेंटीमीटर को आप क्या करो, मीटर में करोगे। अब आपको दोनों के बीच का जो फोर्स है वो बताना है। सो F इक्वल टू जी कितना हो जाएगा, M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। भाई मेरे 6.67 इंटू 10⁻⁻11, M1 इज 1, M2 इज 2 अपॉन सेपरेशन, सेंटीमीटर को मीटर में करो, 100 से डिवाइड कर दिया, 50 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा फोर्स मेरे बच्चे न्यूटन में। फोर्स की यूनिट क्या आएगी यहां पर, न्यूटन आ जाएगी। वो कह रहा है फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ हैवी पार्टिकल। अच्छा मेरे को ये बताओ, ये फोर्स किस पर लग रहा है, 1 kg वाले पर लग रहा है या 2 kg वाले पर लग रहा है, जरा सोचकर बताओ किस पर लग रहा है, 1 kg वाले पर या 2 kg वाले पर। अरे भैया ये दोनों पर लग रहा है। 2 kg वाला 1 kg पर इतना फोर्स लगा रहा है और 1 kg वाला 2 kg पर भी इतना ही फोर्स लगा रहा है। यही तो म्यूचुअल होता है। म्यूचुअल का मतलब जितना छोटा वाला बड़े वाले पर फोर्स लगा रहा है उतना ही बड़ा वाला छोटे वाले पर भी फोर्स लगा रहा है, दैट इज म्यूचुअल। आपको कैलकुलेट करना है इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ हैवियर पार्टिकल। तो भैया एक्सेलरेशन का तो फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, A इक्वल टू F अपॉन M। इसमें M कौन सा लेंगे, 2 kg वाला लेंगे। तो भाई यहां से फोर्स उठाओ और इसमें हैवियर मास 2 से डिवाइड कर दो, एक्सेलरेशन आ गया यार। ठीक है, इस तरीके से म्यूचुअल का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि म्यूचुअल का क्या मतलब होता है। म्यूचुअल मींस दोनों बॉडी एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाएंगी, इसी को मैं म्यूचुअल बोल रहा हूं। ठीक है मेरे बच्चा, कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। यार हमने ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ा ना, कुछ बेसिक चीजें यार बताना जरा। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज, क्या होता है भाई, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आपका रिपल्सिव होता है क्या, अरे कहां रिपल्सिव होता है यार, रिपल्सिव नहीं होता मेरे भाई। जब से क्लास स्टार्ट हुई है एक ही बात बता रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स हैज अट्रैक्टिव नेचर। अरे ये तो बांध कर रखता है, अर्थ ने हमें अपनी तरफ खींच कर रखा हुआ है भाई। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ना बाबा, इलेक्ट्रोस्टैटिक तो चार्ज के बीच में लगता है, ये मास के बीच में लग रहा है ग्रेविटी, ये भी गलत है। कंजर्वेटिव, अरे एक नया वर्ड आ गया भाई कंजर्वेटिव, परेशान नहीं होना है। कंजर्वेटिव, जब आपने वर्क पावर एनर्जी पढ़ा होगा तो वहां आपको बताया गया होगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव होता है। मेरे बच्चे कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जिसकी हेल्प से जो वर्क डन होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। वर्क डन जो होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ओनली इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। मतलब जैसे अगर आप ए हैं, ए से किसी बॉडी को बी पर लेकर जा रहे हैं वाया सी, या फिर आप ए से बी पर जाते हैं वाया डी, एस इस वाले रास्ते से जाते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स अगर है तो दोनों ही केस में वर्क डन सेम आएगा। दोनों ही केस में वर्क डन क्या आएगा, सेम आएगा। अच्छा यहां कैसे चेक करें, जनरली ऐसे फोर्स जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, जनरली ऐसे फोर्स जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ कौन सा होता है भाई, ऐसे फोर्स जो सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं उनको इनवर्स बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा भाई, कंजर्वेटिव इज करेक्ट आंसर, नॉन कंजर्वेटिव इज रॉन्ग आंसर। तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हमारा कंजर्वेटिव होता है, पता होना चाहिए था। अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि आपको ये गिवन है कि 2 पार्टिकल ऑफ इक्वल मास मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। भाई मेरे 2 पार्टिकल हैं, दोनों का मास सेम है, दोनों एक सर्कल में मूव कर रहे हैं जिसका रेडियस आर है, अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल इज। भाई मेरे अगर सर्कल में मूव कर रहे हैं तो इनको कौन सा फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के तो ये कभी सर्कल में मूव ही नहीं कर सकते। और मैं आपको हमेशा बताकर चल रहा हूं कि अगर कहीं पर भी सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वहां सर्कुलर मोशन के लिए मेरे बच्चे सेंट्रीपिटल फोर्स इज मैंडेटरी। सेंट्रीपिटल फोर्स आपका जरूर होना चाहिए, तभी वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा। अब देखो भाई जरा इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। हमारे पास भाई, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सर्कल है और इसी सर्कल में क्या हो रहा है भाई, 2
पार्टिकल्स हैं जिनका मास कितना है भाई, दो पार्टिकल्स हैं जिनका मास कितना है, m है। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों भाई देखो, इसका मास m1 और इसका मास m2, और दोनों का मास इक्वल है, दोनों का मास इक्वल है भाई, m और m। भाई मेरे ये सेंटर हो गया, इसकी रेडियस r और इसकी भी रेडियस r, तो टोटल इनके बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा भाई, इनके बीच का जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन टोटल 2r हो जाएगा। अब इनको जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो कहां से मिलेगा भाई, वो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन से, ये इधर लगाएगा फोर्स और ये इधर लगाएगा फोर्स, तो इसका मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहां से मिला, अट्रैक्शन से, अट्रैक्शन से। अब देखो जरा भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिला, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से। अब देखो भाई, एम वी स्क्वायर बाई रेडियस कितना है, रेडियस आर है, अच्छा जी m1 इंटू m2, तो दोनों का मास m है, अपॉन 2r का स्क्वायर। भाई मेरे 2r क्यों लिया मैंने, दोनों बॉडी के बीच में, दोनों बॉडी के बीच में कितना डिस्टेंस है, 2r, दैट इज डायामीटर। r तो भैया क्या है, रेडियस है, तो दोनों ही सर्कल में मूव कर रहे हैं, तो सर्कल में मूव करें तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डायगोनल, डायगोनल मतलब डायामीटर। तो अब अगर आप यहां देखेंगे तो ये हो जाएगा mv स्क्वायर बाई r इक्वल टू जी एम स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। चलो भैया, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करिए और आसानी से इसको सॉल्व करिए। एक r से एक r गया, m से m का खेल खत्म हो गया। v स्क्वायर इक्वल टू, अगर आप देखें तो ये हो जाएगा आपका जी एम अपॉन 4, जी एम अपॉन 4r। अब आप भाई मेरे यहां से v इक्वल टू 1/2 अंडर रूट जी एम अपॉन आर कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप इसको देखें तो इसमें हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1/2 GM/R। कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट को पकड़ने की कोशिश करो कि अगर पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है मेरे बच्चे, तो सर्कल में घूमते टाइम उसको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, और यहां जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिल रहा है, दोनों के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल से। अच्छा भाई, ये मैग्नीट्यूड की बात रही। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं भाई कि डायरेक्शन क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, आइए जरा हम लोग डायरेक्शन की तरफ चलते हैं और डायरेक्शन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्ट डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। देखना जरा, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, मेरे पास ये एक m1 मास की बॉडी है, ठीक इसी से r डिस्टेंस पर दूसरी बॉडी है जिसका मास है मेरे बच्चे m2। अगर मैंने लिखा F12, समझना जरा, अगर मैंने लिखा है F12, इसका मतलब होता है फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2। भैया इस पर फोर्स लग रहा है और किसकी वजह से लग रहा है, 2 की वजह से लग रहा है। मतलब फोर्स किस पर लग रहा है भाई, 1 पर, और किसकी वजह से लग रहा है, 2 की वजह से। जस्ट इसी का अपोजिट अगर मैं F21 लिखूंगा तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ड्यू टू 1। अब देखो भाई समझना जरा इसको, अगर मैं यहां से देखूं, ओनली डायरेक्शन बता रहा हूं मैं आपको, तो भाई मेरे जब 1 पर फोर्स लगा तो मूवमेंट किसके अंदर होगी, 1 के अंदर। अगर मेरे ऊपर फोर्स लग रहा है तो मूवमेंट मेरे अंदर होगी ना, मानो कहीं से फोर्स लगा मेरे ऊपर तो भाई मेरी पोजीशन इधर उधर होगी ना। तो जब 1 पर फोर्स लगा तो 1 का जो मूवमेंट होता है टूवर्ड द 2, और जो लाइन ज्वाइन करती है ना, समझना क्या बोला मैंने, लाइन ज्वाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है मैंने, जो दोनों मास को लाइन ज्वाइन करती है, मतलब m1 को m2 से जो लाइन ज्वाइन कर रही है ना, इसी लाइन के अलोंग 1-2 की डायरेक्शन होगी। भाई बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कैसे हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं, जो लाइन ज्वाइन कर रही है इसी के अलोंग होता है, m1 जो है वो m2 की तरफ अट्रैक्ट होगा। अच्छा, अगर मैं F21 की बात करूं भाई, F21, तो जब F21 2 पर फोर्स लग रहा है तो मूवमेंट हिलना किसके अंदर होगा, 2 के अंदर होगा। भाई जब 2 पर फोर्स लगा तो 2 इधर उधर भागेगा ना, अब इधर उधर कहीं नहीं भागना है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये जो 2 है ये 1 की तरफ भागेगा, दैट इज F21।
तो जो लाइन ज्वाइन कर रही है इसी लाइन के अलोंग होना चाहिए, इसी लाइन के अलोंग होना चाहिए। और आपको यह पता होना चाहिए कि ये दोनों ही फोर्स म्यूचुअल होते हैं। मतलब यह हुआ कि जो F12 होता है मैग्नीट्यूड में F21 के बराबर होता है। जितना 1 2 पर लगाएगा उतना ही 2 1 पर लगाएगा। यह तो मैग्नीट्यूड की बात रही। लेकिन जैसे ही मैं वेक्टर साइन लगाऊंगा तो अब डायरेक्शन भी आ गई। तो डायरेक्शन क्या है दोनों की? F12 इस तरफ है और F21 इसके अपोजिट है। तो यह हो गया भैया माइनस। इसका मतलब आप न्यूटन्स थर्ड लॉ को याद करो यार। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है? अगर F12 एक्शन है तो F21 रिएक्शन हो गया। जस्ट इट इज सेम एज एक्शन और रिएक्शन कंसेप्ट, क्योंकि रिएक्शन हमेशा क्या होता है? अपोजिट होता है। तो इस तरीके से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये म्यूचुअल होता है और किसी भी दो बॉडी के बीच में न्यूटन्स थर्ड लॉ का जो कंसेप्ट होता है वही कंसेप्ट इसमें अप्लाई होता है। तो मेरे हिसाब से ये डायरेक्शन कैलकुलेट करना आ गया होगा। चलो थोड़ी सी और मैं प्रैक्टिस करा देता हूं। अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि किस तरीके से मैं डायरेक्शन को देखूंगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ले लेता हूं। ट्राइंगल में कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ले लेता हूं और फिर उसके बाद मैं आपको करा देता हूं। देखो भाई, ये जैसे ट्राइंगल है, ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास एक ट्राइंगल है। तो अब आप इस अगर ट्राइंगल में देखेंगे तो ट्राइंगल के अंदर, चलो ट्राइंगल के कॉर्नर पर भाई यहां पर M1 मास है, यहां पर M2 मास है, यहां पर M3 मास है। समझना जरा आप सही से समझना भाई मेरे। अब देखो जरा, अगर मैं आपसे बात करूं M1 पर जो फोर्स लगा किसकी वजह से? M2 की वजह से। तो भैया इसकी डायरेक्शन इस तरफ, जो लाइन ज्वाइन कर रही है बिल्कुल उसी को ज्वाइन करना है। 1 पर फोर्स किसकी वजह से? 2 की वजह से। तो मूवमेंट किसके अंदर होगा? 1 के अंदर। अच्छा, F21 2 पर फोर्स किसकी वजह से भैया? 1 की वजह से। तो 2 किधर जाएगा? 1 की तरफ। अच्छा भैया, F31 क्या हो जाएगा? ये F31 3 पर फोर्स किसकी वजह से? 1 की वजह से। तो 3 किधर जाएगा? 1 की तरफ अट्रैक्ट होगा ना। और F32 ऐसे ही इधर दिखा देंगे, 3 पर फोर्स 2 की वजह से। तो इस तरीके से आप डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं मेरे बच्चे। अगर आप F13 लिखना चाहते हैं, F13 मतलब 1 पर फोर्स 3 की वजह से, तो 1 किधर भगेगा भैया? 3 की तरफ भगेगा यार। मतलब यह हुआ जिस पर फोर्स लगता है भाई मूवमेंट उसी के अंदर होता है, और जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसी लाइन के अलोंग आपको डायरेक्शन दिखाना है भाई। ठीक है, तो यह कंसेप्ट आपको सही से समझ में आना चाहिए। तो हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है इसी को थोड़ा सा मैं समराइज कर देता हूं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्ट हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। भाई देखो जरा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर कैसा होता है भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। भाई मेरे, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। बिल्कुल सही बात है। क्या ग्रेविटेशन फोर्स जो है, देखो यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स आर डेवलप इन द फॉर्म ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर। जस्ट अभी अभी समझाया है कैसे एक्शन रिएक्शन। जितना 1 2 पर फोर्स लगाएगा उतना ही 2 1 पर फोर्स लगाएगा। अभी तो बताया एक्शन रिएक्शन कंसेप्ट। मैंने क्या बताया? ये मैंने क्या बताया यहां पर? ये मेरे बच्चा एक्शन रिएक्शन कंसेप्ट ही तो समझाया था मैंने। जितना 1 2 पर फोर्स लगाएगा उतना ही 2 1 पर भी फोर्स लगाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग एक्शन रिएक्शन कंसेप्ट। ठीक है मेरे बच्चा। अब इसी तरीके से ये सभी पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए भाई। अब देखो जरा, नेक्स्ट है, इट इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। भाई मेरे, क्लास ही यहीं से स्टार्ट हुई थी आज की। मैंने सबसे पहले आपसे यही पूछा था कि जब आप 11th क्लास में आए तो आपको फंडामेंटल फोर्स पढ़ाया गया और फंडामेंटल में 4 फोर्स बताए गए, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसी के बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और सबसे वीकेस्ट कौन होता है इसमें? सबसे वीकेस्ट होता है इसमें हमारा ग्रेविटेशन। तो ऑर्डर क्या होता है? सबसे स्ट्रॉन्ग होता है न्यूक्लियर, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर वीक न्यूक्लियर, फिर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये इसका ऑर्डर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए अब थोड़ा सा अगर आगे चले हम, नेक्स्ट है, अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट देखना चाहते हैं
तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट को देखने के लिए आपकी जो एक बॉडी होनी चाहिए ना, दोनों में से कम एक बॉडी जो होनी चाहिए, वो एक बॉडी आपकी सेलेस्टियल होनी चाहिए। ये भैया कौन सी बॉडी होती है? ये जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर होते हैं, जैसे एक स्टार है, दूसरा कोई प्लैनेट है, कोई मान लो कोई गैलेक्सी है, इनके बीच में फोर्स लगता है तो आपको इसका इफेक्ट दिखता है। जैसे टाइड का फॉर्मेशन है, टाइड का फॉर्मेशन सभी को दिखता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही है भाई। कैसे? क्योंकि टाइड के फॉर्मेशन में मून और अर्थ के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होता है भाई? आपका टाइड का फॉर्मेशन होता है। मून, सन और अर्थ तीनों के बीच में जब ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, उसकी जो स्थिति होती है, मतलब उसकी कंडीशन जो होती है, उसके अकॉर्डिंग टाइड्स का फॉर्मेशन होता है। तो मतलब आप मैक्सिमम अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट देखना चाह रहे हैं तो इसमें से मेरे बच्चे एक बॉडी आपकी सेलेस्टियल होनी चाहिए, ये आपको पता है। आइए भैया, इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इट इज टू बॉडी इंटरेक्शन, मतलब दो पार्टिकल के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशन किसी तीसरे पर डिपेंड नहीं करता है। मानो M1 है और M2 है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसका तीसरी बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ रही है? दो बॉडी के बीच में जो फोर्स लगेगा वो अपने मास और अपने सेपरेशन पे डिपेंड करेंगे, ना ही मीडियम पर डिपेंड करेंगे। मीडियम से भी कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ग्रेविटी का कंसेप्ट मैंने क्लास की स्टार्टिंग में ही बताया था, बस मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं कि दोनों बॉडी में से अगर एक बॉडी मेरी अर्थ है तो मैं क्या बोलूंगा उसको? वो जो ग्रेविटेशन फोर्स है मेरा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रेविटी में। अभी अभी जस्ट मैं समझा कर आ रहा हूं डायरेक्शन का कंसेप्ट। डायरेक्शन कैसे आता है भाई? जैसे मानो कि ये बॉडी मेरी M1 है और ये बॉडी मेरी M2 है, तो अगर मैं M1 पर फोर्स देख रहा हूं तो ये टूवर्ड M2, और अगर मैं इस पर फोर्स देख रहा हूं तो ये इस तरफ। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब सेंटर से चल रहा है भाई, क्योंकि मास कहां होता है? सेंटर पर होता है। ये स्टार्टिंग में ही बताया मैंने। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सेंट्रल फोर्स होता है। क्या होता है? सेंट्रल फोर्स, मतलब इसकी डायरेक्शन टूवर्ड द सेंटर होती है। टूवर्ड द सेंटर क्यों? क्योंकि जो मास का कंसंट्रेशन है, हम ये मानकर चलते हैं कि बॉडी का मास जो है वो कहां कंसंट्रेट कर रहा है? उसके सेंटर पर। अगर स्फेरिकल बॉडी है तो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट, ठीक है। अब अगर सेंट्रल है तो भाई कंजर्वेटिव भी होगा। जितने भी सेंट्रल फोर्स होते हैं वो सारे के सारे कंजर्वेटिव होते हैं, और अगर कंजर्वेटिव है तो वर्क डन जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, और पूरे क्लोज पाथ के लिए जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है कंजर्वेटिव से। ये आप लोगों ने वर्क पावर में पढ़ा है। अब आप एक बात बताइए जरा भाई, कोई भी दो बॉडी है और वो दो बॉडी मूव कर रही है, दो बॉडी, कोई भी दो बॉडी वो मूव कर रही है किसी सिस्टम के अंदर। समझना, इस सिस्टम के अंदर ये दोनों बॉडी हैं, बाहर से तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, ये एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही हैं। तो जब ये एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही हैं तो नेट फोर्स कितना हुआ सिस्टम पर? यार सिस्टम पर तो नेट फोर्स जीरो हुआ ना। क्यों? क्योंकि ये म्यूचुअल होता है और अपोजिट होता है। जितना ये इस पर फोर्स लगाएगा उतना ही ये इस पर लगाएगा, उसके साथ साथ अपोजिट डायरेक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ, अपोजिट डायरेक्शन। तो जब ये अपोजिट डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है तो नेट फोर्स जीरो। अब मेरे भाई अगर नेट फोर्स जीरो है ना, अगर एफ नेट आपका जीरो है तो मोमेंटम क्या होगा? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? बताओ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट। लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा मतलब मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या रहेगा? कांस्टेंट। और अगर भाई एफ नेट की वैल्यू जीरो नहीं है तो मेरे बच्चा लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो इस पर हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे कुछ। तो इस तरीके से आप लोग जो है सभी कंसेप्ट को समझ सकते हैं और अपने नोट्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें मैं आपको ग्रेविटेशनल फोर्स इन वेक्टर फॉर्म बताऊंगा, उसके साथ साथ मल्टीपल बॉडीज की वजह से कैसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करते हैं मैं उसको बताऊंगा। देखो, कंसेप्ट को सही से समझो भाई, जल्दीबाजी मत करो और चीजों को सही तरीके से समझने की कोशिश करो, और जो मैंने बताया है इसकी प्रैक्टिस करिए, और जब आपको समझ में आएगा तो कॉन्फिडेंस अपने आप इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे IIT JEE का PYQ का सीरीज चल रहा है भाई। IIT JEE PYQ का जो सीरीज है, आप उस सीरीज में कंटिन्यू बने रहिए, जिसमें मैं डेली एक क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूं, और उस क्वेश्चन को करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। जस्ट ये आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।